हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए यहाँ पर हम लोग जो उत्कर्ष पब्लिकेशन का है, यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं 10 मॉडल टेस्ट पेपर। तो इसका जो मास्टर वीडियो है, सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक, वो आपको जो है सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। मास्टर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुपर फास्ट आप जा करके वहाँ से क्वेश्चन और आंसर को कवर कर सकेंगे। और आज की इस वीडियो से जो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो प्रत्येक 10 सेट के जो यानी हर सेट का जो है एक वीडियो अलग अलग आएगा। आपको सेट 1 से शुरू करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 1 से, और 10 तक पूरा कंप्लीट करेंगे व्याख्या सहित। तो आज की इस वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 को कवर किया जाएगा। टोटल जो मॉडल पेपर हैं वो 10 मॉडल पेपर हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। और आपको एक काम करना है, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। और लास्ट में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि 100 प्रश्न में आपके कितने जो प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पर हम लोग सेट बाय सेट कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में पहला टेस्ट पेपर होगा फुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। पहला प्रश्न है कि उड़न खटोला शब्द में कौन सा समास है। तो उड़न खटोला शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो दूसरा पद है वह प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तथा विशेषण और विशेष्य अर्थात उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती। तो लाल है जो कुर्ती, ठीक है, लाल है जो कुर्ती। इसी तरह आप देखोगे परमाणु, परमाणु को आप मिलाओगे तो परमाणु जो है अपने आप में एक कर्मधारय समास है। परमाणु यानी परम है जो अणु, परमाणु होगा। तो समास के लिए आप जो घटना चक्र वाला जो सीरीज है उसको अच्छे से कवर कीजिए, हिंदी वाला उसमें कराया जा चुका है। 6 समासों को अच्छे से कवर किया गया है उदाहरण सहित अच्छे से, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, नीला है अंबर जो, ठीक है, नीला है जो अंबर अर्थात नीला अंबर। अगला जैसे दिया है आपका चतुर्मुख है, चतुर्मुख में आपका कौन सा समास है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास आ जाता है, ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब जैसे चतुर्मुख, चतुर्मुख का मतलब क्या है भाई, कि चतुर्मुख यानी 4 मुख हैं जिसके, अर्थात यहाँ ब्रह्मा आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा की बात की जा रही है। तो बहुव्रीहि समास में क्या है कि दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की जो है वो प्रधानता हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। गिरधर में भी बहुव्रीहि होगा भाई, गिर को धारण करने वाले अर्थात कौन, श्री कृष्ण भगवान गिरधर होंगे। चंद्रमौली भी क्या है, बहुव्रीहि का उदाहरण है। चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात भगवान शिव की बात की जा रही है। तो इन तीनों में देखेंगे कौन सा बहुव्रीहि समास है, कौन सा है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। इसके बाद नीला अंबर, यहाँ पर यही पहला ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बीच, मौज, उर्मी, ये सभी के सभी जो है वो लहर के पर्यायवाची हैं। जबकि जो पहला देखो गलत क्यों है, क्योंकि आभा और प्रभा, भाई आभा और प्रभा ये तो प्रकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे, किसके, प्रकाश के, लेकिन कुल जो है अलग हो जाता है, प्रकाश का तो होगा नहीं, इसलिए में तो होगा नहीं, ये परिवार का आ जाता है, परिवार की बात करने लगता है। इसलिए क्या है, पहला असुमेलित यानी परस्पर सुपर्यायवाची शब्द एक दूसरे क्या है, भिन्न अलग अलग है। नाराज, बिसिखी और चपला,
तो चपला तो आपका सिंपल से क्या है, बिजली का हो जाता है, बिजली का पर्यायवाची। और बिसिखा और नाराज जो दे रखे हैं ये बाण के पर्यायवाची हैं, बाण के, इसलिए ये भी क्या है, गलत ही दे रखा है, पूरा सुमिलित नहीं सही से। भूधर, अचल और पुहुप, इसी तरह पुहुप को अगर छोड़ दोगे, भूधर और अचल की अगर आप बात करोगे तो भूधर अचल ये आपके किसके पर्यायवाची हो जाते हैं दोस्त, ये आपके हो जाते हैं पर्वत के ना। तो इसलिए आप देखेंगे ये सभी जो है क्या है, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो बीच, मौज और मूर्मी है ये तीनों के तीनों जो है लहर के हैं, इसलिए चौथा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि जो कृष्णसार है, गिरिराज, ये अलग अलग है भाई। कृष्णसार की अगर बात करोगे तो ये हिरण के पर्यायवाची आ जाते हैं, वहीं पे गिरिराज का देखोगे तो ये हिमालय का पर्यायवाची है। किसका? हिमालय का है, इसलिए पहला यहाँ पर जो है अलग अलग है। सही ऑप्शन में पहला सही जवाब होगा। इसके बाद आप देखेंगे शुभकांक्षी दिया है और शुभेच्छु दिया है, ये जो है किसके पर्यायवाची हैं? हितैषी के, हितैषी के पर्यायवाची हैं। वच्छ है और ही है, तो ये जो है हृदय के पर्यायवाची हो जाते हैं, किसके? हृदय के। यहीं पे शिवपक्ष और कारंडव देखोगे तो सिंपल सी है, ये हंस के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट, अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्ध तत्सम शब्द, तो अर्ध तत्सम शब्द क्या है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप परिवर्तित कर गए हैं, जैसे कि अग्नि। तो अग्नि का देखोगे तो अग्नि का अर्ध तत्सम कहो अगिन कहा जाता है। क्या? अगिन, अर्ध तत्सम बनाओगे इसका, ठीक है। इसी तरह आप आग का देखोगे तो ये तत्सम तो है नहीं, अपने आप में एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है। अगिन, ठीक है, तो अगिन क्या है? अर्ध तत्सम है, किसका? अग्नि का। तो यहाँ पर आप क्या है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अर्ध तत्सम शब्द का चयन क्या है? अगिन, ठीक है। इसी तरह यदि आप आज्ञा का देखोगे, नेक्स्ट, तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तत्सम शब्द भाई जो संस्कृत की जगह बिल्कुल संस्कृत तरह कुछ दिखे, जहाँ पे चंद बिंदी है, तत्सम तद्भव जो घटना चक्र आई गई है बुक, उसमें बोला गया, बताया गया है, हमने कई बार बोला है कि जहाँ पर चंद बिंदी दिखे उसको आपको तद्भव ले लेना है तुरंत, चुपचाप। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका तीसरा सही जवाब है, यही आपका क्या है? तद्धम है। बाकी तपस्वी ये अपने आप में तत्सम है, ठीक है, इसका आप तद्भव बनाओगे तो इसका तद्भव होता है तपसी। जबकि द्विपद दे रखा है, द्विपद का आप बनाओगे तद्भव तो ये हो जाता है दुपट्टा, ठीक है। क्या हो जाता है? दुपट्टा हो जाता है। परछाई अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बना डालोगे आप तो परछाई का तत्सम होता है प्रतिछाया, ठीक है, प्रतिछाया होता है। इसके बाद देखोगे वत्स, तो वत्स अपने आप में एक तत्सम है, इसका तद्भव बनाओगे बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? शुद्ध संधि विच्छेद, यहां पर पहला जो ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल सही जवाब होगा। यह स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि, ठीक है, और लिखा हुआ है परि प्लस अवेक्षक, दैट इज परवेक्षक, ठीक है। यह अशुद्ध दे रखा है, यह भी अभिधन अर्थना होगा, ठीक है, तो अभ्यर्थना हो जाता है। अधि धन अधीन लिखा है, अध्यधीन, ठीक है, तो अधि प्लस अधीन होगा यहाँ पर, तब यह सही हो जाता। इसके बाद देखोगे राशि प्लस तरण लिखा है, तो राश्यांतरण लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आ होना चाहिए था, राशि प्लस अतंत अतरण, ठीक है, तो ये हो जाता राश्यांतरण, ठीक है, इस तरह। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सभी की सभी क्या है? यड़ संधि की क्या है एग्जाम्पल? यड़ भाई, यड़ में क्या होता है? यड़ में तो यही, यड़ में क्या है कि जो ई है, ई, ठीक है, ई प्लस क्या होता है? आ,
ई प्लस आ बराबर क्या हो जा रहा है, या हो जा रहा है, परिवेक्षक या हो जा रहा है। ठीक है, तो ई प्लस आ बराबर ई। ठीक है, ये हो जाता है क्या है, आ भी। तो यहाँ पर भी क्या है, जो टी दिख रही, फिर आ आया, आ भी प्लस अर्थना, अभ्यर्थना, या आ गया, तो क्या है, यण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वदंत शब्द में संधि बताना है। वदंत क्या है, ध्वंत, इसमें संधि विच्छेद बताना है, कौन सी संधि है। पहले पहले इसको क्या कर लो भाई, संध अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा, वधु प्लस अंत। ठीक है, अब यहां पर क्या है, वधु उ प्लस, अब कोई भिन्न स्वर आ रहा है। ठीक है, जो कोई भिन्न स्वर आ जाएगा, तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, ये हो जा रहा है वाह। ठीक है, उद्वंत। अब वाह हलंत, अब वाह को क्या लिखते हैं, इसे तो लिखते हो वाह प्लस आ लिखते हो। ठीक है, वदंत हो गया। तो यहाँ पर यण स्वर संधि होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा सही जवाब होगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या पढ़ते हो, यही जो पढ़ते हो, जब कोई लघु या दीर्घ आ ई उ री के बाद लघु या दीर्घ समान रूप स्वर आए, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्वर संधि है भाई, संधियाँ 3 प्रकार के पढ़ते हो, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि में भी 6 तरह की आ जाती हैं, दीर्घ यण करके आदि, है ना, इस तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध, पहला दिया है असूया का जो विलोम होगा वह अनसूया होता है, बिल्कुल सही। अनुग्रह का उन्नति बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत है ये, दूसरा ही आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी है, यह भी सही है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, यह भी सही है। अब यह गलत है, क्योंकि अनुग्रह का आप विलोम बनाओगे तो अनुग्रह का विलोम होता है कोप, जबकि उन्नति का जो विलोम होता है वह होता है अवनति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द चुनिए। सूर्यवीर किंतु अभिमानी नायक, एक शब्द में आप क्या कहोगे, आप कहोगे धीरोदात्त। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही जवाब होगा, क्या कहोगे, धीरोदात्त। जबकि ध्याता किसको कहा जाता है, तो ध्यान करने वाले को, ध्यान करने वाला। ठीक है, धीर ललित है, धीर ललित किसको कहोगे, तो सूरवीर तो है, सूरवीर, किंतु सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय, क्रीड़ा प्रिय हो, तो आप क्या कहोगे, सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक, उसको कहा जाता है धीर ललित। सूरवीर हो किंतु अभिमानी नायक है, भाई क्रीड़ा प्रिय नायक है तो धीर ललित, अभिमानी नायक है तो धीरोदात्त। अगला दिया है धीवर, धीवर या मछुआरा, धीवर या मछुआरा कहा जाता है किसको, मछली मारकर, मछली मारकर आजीविका चलाने वाले को मछुआरा या धीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अड़ियल टट्टू मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। सही जवाब होगा रुक रुक का काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अड़ियल टट्टू का मतलब वहीं पर बाधा उपस्थित करना, अर्थात अड़चन डालना, अड़चन डालना। इसके बाद है ज्ञान प्राप्त होना, तो ज्ञान प्राप्त होना मुहावरे बनाओगे क्या,
मुहावरे में कहा जाता है अंतरपट खुलना, अंतरपट खुलना होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है। और दूसरा क्या है, हाँ एक है विवेक से काम लेना, तो इसको मुहावरे में क्या बोला जाता है, मुहावरे में क्या बोलोगे, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, अंतर के पट खोलना। ऊंट के गले में, ऊंट के गले में बिल्ली, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? भावार्थ होगा इसका उचित सर्वथा बेमेल साथ। और यहीं पर यदि होता कि ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत काफी प्रचलित है, तो उसका अर्थ होता ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब अधिक खुराक वाले को कम देना। इसके बाद यदि होता उल्टी पट्टी पढ़ाना, उल्टी पट्टी पढ़ाना लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा, तो गलत शिक्षा देना। भला बुरा कहना है, तो ये किसका भावार्थ है, तो लोकोक्ति यदि आप बोलते ऊंचा नीचा सुनाना, तो होता भला बुरा कहना। ठीक है, निगरानी रखना अर्थ के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? सिंपल सी बात है, होगा यहां पर सही जवाब ऑप्शन 4, आंख रखना। जबकि आंखें चढ़ना, तो आंखें चढ़ना का मतलब होता है नशे, नींद या पीड़ा से पलकों का तन जाना। आंख कान खोलकर चलना, इसको कहा जाता है कि सावधान होकर चलो, सावधान होकर चलना। आंख लगाना है, यानी बिल्कुल चौकस रहना है, चौकस रहना। ठीक है, कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति क्या है? सही जवाब होगा गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, ऑप्शन 1। इसी तरह जो दूसरा दिया है कि गरीबों ने रोजे रखे तो दिन क्या है, बड़े हो गए। मतलब ये क्या है कि कमजोर कोई व्यक्ति अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई ना कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। अगला है गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, अर्थात छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। नेक्स्ट है कि खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, मतलब काम कोई करे और लाभ क्या है, कोई उठाए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियां पथ के साथी पाठ से ली गई हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कि मुझे पता ही नहीं वह कहाँ गया, यह भी सही है। यह काम तुझसे नहीं होगा, यह भी सही है। इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह है दूसरा, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य पहला दिया है यह एक अनुवादित निबंध है, बिल्कुल गलत है। यहां पर होना चाहिए था अनूदित, क्या होना चाहिए था, अनूदित। ठीक है, तो पहला हो गया आपका, फिर इस तरह सही। दूसरा यानी पहला गलत है। दूसरा देखोगे साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर संबंध, तो घोर नहीं, यहाँ पर शब्द जो यूज होगा वह घनिष्ठ। ठीक है, कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, तो पहला इसी तरह गलत हो गया। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, गाने की फिर लिखा है कसरत कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, कसरत, तो गाने की क्या है, कसरत तो होती नहीं, रियाज होती है, रियाज कर रहा तब तो सही होता, इसलिए यह भी गलत हो गया। इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? पुल्लिंग शब्द, सभी के सभी शब्द पुल्लिंग,
तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल सही है। नारियल हो, सहतूत हो, प्याज, ये सभी के सभी जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं पर यदि स्त्रीलिंग की आप बात करोगे तो इमली हो गई। इसके बाद ही आप देखेंगे मिलावट दे रखा है, गाजर है, शलजम हो जाएगी, है ना, ये सभी क्या है आपकी, अदरक है। अब घेरे से थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। देखो पहला बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है कि भाई नारियल है, सहतूत है, प्याज है, ये सभी की सभी जो है पुल्लिंग हैं। क्या है? पुल्लिंग, ठीक है। अरे ठीक है, पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इमली, एक तरफ लिख लो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। चलो, तो पुल्लिंग में ये हो गए पहले, अब बिल्कुल ये सही हो गए। इसलिए इमली देखोगे तो इमली चली जाएगी स्त्रीलिंग में, ठीक है। ककड़ी, क्या है? ककड़ी, ककड़ी की अगर बात करोगे तो ये भी स्त्रीलिंग ही, ककड़ी खा रही, ककड़ी खाई जाती है। इसके बाद गाजर, गाजर भी क्या है? पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग में डाल दोगे इसको। मिलावट, मिलावट, मिलावट जो शब्द वह स्त्रीलिंग है। मिलावट हो रहा है और मिलावट कर रहे हो, मिलावट हो रहा है नहीं, मिलावट हो रही है, ऐसे तो बोलते हो, तो ये क्या है आपका? स्त्रीलिंग में आए। ऊंचाई, ऊंचाई शब्द कैसा है? क्या बोलते हो? इसकी ऊंचाई कितनी है कि कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, अर्थात स्त्रीलिंग में जाएगा। इसके बाद बात आती क्या? अदरक दे रखा है, तो अदरक क्या है? अदरक है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। स्वतंत्रता, आज़ादी हमको कब मिला, आज़ादी हमको कब मिला, मिला थोड़ी ना होता, मिली, तो ये भी क्या? स्त्रीलिंग हो जाएगी। शलजम, शलजम पुल्लिंग में जाएगा। चमेली दिया है, चमेली, चमेली स्त्रीलिंग है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आप देखेंगे डिफर कर जा रहा है, लेकिन जो पहला है केवल और केवल पुल्लिंग की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द एक वचन हैं? एक वचन सभी, तो दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए पहला यहाँ पर सही दूसरा सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ इसमें इंक्लूड करोगे एक वचन में तो दहेज भी एक वचन हो जाता है, एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो दहेज एक वचन है आपका। आंसू की यदि आप बात करोगे, कौन सा शब्द? आंसू, तो आंसू आपका चला जाएगा बहुवचन में। इसके बाद प्राण दिया है, ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। बाल शब्द दिया है, यह भी बहुवचन है। दाम दिया है, यह भी बहुवचन है। तो आंसू, प्राण, बाल, दाम, ये सभी क्या है? बहुवचन है। बाकी सब जो संपत्ति एक वचन, प्रजा एक वचन, समय एक वचन, ठीक है। कचरा जो है वो एक वचन, लोहा, सामान सब एक वचन, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे कि केवल और केवल दूसरा बिल्कुल एग्जैक्ट है कि इसी में केवल और सभी के सभी एक वचन है, दूसरा सही जवाब। वह आपकी शरण में अवश्य आएगा, वह आपकी शरण में अवश्य आएगा, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही जवाब होगा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कहलाता है। जैसे कि गाड़ी में 10 सवारी बैठी है, तो गाड़ी में ना 10 सवारी में, पर जैसे छत पर बच्चा खेल रहा है, विद्यालय में 4 आम के वृक्ष हैं, 4 शब्द, ये जहाँ पर इस तरह दिखेंगे विभक्ति, ठीक है। तो विभक्ति चिन्ह में, पर, इस तरह जैसे दिखेंगे आपको, में, ठीक है, 4 नहीं, में, विद्यालय में 4 विद्यार्थी, में पर, इसको आप लगाएंगे क्या? में पर या ऊपर, में हो गया, पर या ऊपर, तो आप वहाँ पर अधिकरण मानेंगे। माता जी मंदिर जाती होंगी, ठीक है। माता जी मंदिर जाती होगी, जाती होगी वाक्य में कौन सा काल है? माता जी मंदिर जाती होगी,
जाती होगी माता जी मंदिर। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा, है ना भाई। माता जी मंदिर जाती होगी, वर्तमान वाली बात कुछ आ रही होगी। अब यहाँ पर संदिग्ध की बात हो रही, संदिग्ध माता जी मंदिर जाती होगी, है ना, जा रही होगी माता जी मंदिर, संदिग्ध हो रहा कुछ। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संदिग्धता का बोध हो, जाती होगी, वर्तमान काल कहलाता है संदिग्ध। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल तौर पर कि सभी लेखपाल वाले जो बच्चे हैं, तैयारी करने वाले, तैयारी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या संदिग्ध बात हो रही, कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे कुछ पता नहीं, संदिग्ध है। तो पहचान इसकी क्या होती भाई, ता ती ते रहा रही, रहे होंगे रही होंगी, इस तरह, है ना। यदि जलांचल, जलांचल शब्द का अर्थ पानी का सोत होता है तो जलांतक शब्द का अर्थ क्या होगा। सिंपल सी बात है, जलांतक का जो अर्थ होता है वह हो जाएगा समुद्र। ठीक है, इसके बाद उफान, तो उफान जो है ये ज्वार का है, ज्वार शब्द का अर्थ। बुखार का देखोगे यह ज्वर है। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 से लेकर के 25 तक, 22, 23, 24, 25, इन्हीं जो 4 प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित हैं। प्रश्न क्या क्या है देख लो जरा भाई। प्रश्न पूछा जा रहा है पहला नंबर तो यथार्थ का, यहाँ पर विलोम शब्द ढूंढना होगा आपको। यथार्थ, अब ये ना भी पढ़ो तब भी कर ले जाओगे और पढ़ो। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समझ रहे हो, इसको आप गद्यांश पढ़ के देना है और ना भी पढ़ो तब भी काम चलेगा। इसके बाद चौथा है कि निम्नलिखित में से किस युग में नैतिकता के संबंध में मूल शब्द व प्रत्यय है। गद्यांश नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, समझ रहे हैं। ये कोई गद्यांश आधारित प्रश्न है लेकिन पढ़ लो भाई। आइए देखते हैं, एक बारी पढ़ के चलते हैं। अब वहाँ एग्जाम में अगर नहीं पढ़ोगे तब भी खटाखट काम चल जाएगा आपका। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो मत पढ़ना, बढ़ा लेना आगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, नव उपभोक्ता संस्कृत ने पूरे विश्व को नव उपभोक्ता, नए खोखली यथार्थवादी सोच दी है। सांस्कृतिक उपनिवेश ने तो हद कर दी है। यह सांस्कृतिक उपनिवेशवाद बड़े राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के बीच ही रखा तरबूज नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र और समाज के भीतर पनपता नया स्वकेंद्रित यथार्थ भी है। मनुष्य की अंजुरी में सहेजे भाव मुट्ठी भर राख हो गए हैं, कोई आदर्श सुरक्षित नहीं बचा। यह स्वार्थ की बेखौफ बौखलाहट ने संबंधों, मूल्यों और संवेदनाओं की जड़ों में अंगारे जो है वो दबा दिए, यानी दाब दिए। पहले के समाज में स्वार्थ ना रहा हो, उपभोक्ता ना रहा हो, ऐसी बात नहीं है, पर वे लोग मनुष्य पहले थे, उपभोक्ता बाद में, आजकल उपभोक्ता। ठीक है, तो खाते समय कोई भी आ जाए, खाते समय कोई आ जाए और घर में यदि और भोजन ना हो तो अपनी थाली में से ही थोड़ा सा उसे भूखे को क्या है देने की बात कही गई है। पुराने समय में लोग ऐसा करते भी रहे हैं। इसे नैतिकता भले ही कहें, पहले तो मनुष्यता ही है। मनुष्यता के सौंदर्य बोध और संवेदना का परिष्कार और विस्तार तो होना ही चाहिए। अपनी ज़रूरतों के साथ दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान और उनकी पूर्ति में समान और संभाव भी व्यक्ति को एक तरह से सांसारिक सन्यासी ही बनाता है। संकीर्णता, तुच्छता, ढोंग और डायनापन से बाहर निकलकर मानवता की उच्चतर जमीन पाना है। मुक्ति की रातनी के देश भर में पहुंच जाना है, जहां बुद्ध, कबीर और गांधी पहुंच सके थे। तो क्या रहा साभार, सब क्या है, कुछ नहीं है। इसको ना भी पढ़ो तब भी आंसर करोगे आप। आइए देखते हैं। शब्द दिया है, निम्नलिखित में से यथार्थ शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा सही जवाब होगा। जबकि स्वार्थ दे रखा है तो स्वार्थ का विलोम जो है वो निस्वार्थ होता है। ठीक है, इसके बाद वास्तविक दे रखा है तो वास्तविक, सिंपल सी बात क्या है,
कल्पित हो जाएगा, काल्पनिक। इसके बाद प्राकृतिक दे रखा है, तो इसका जानते हो प्राकृतिक या नैसर्गिक जो भी है उसका कृत्रिम होता है। ठीक है। अगला है किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए लोक भी है आपका, संसार का हो जाता है, सृष्टि भी हो जाता है संसार का पर्यायवाची, जगत भी हो जाता है, लेकिन जो सुरलोक है यह नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर 4 इस तरह सही जवाब होगा, 4 सही जवाब हो जाएगा। भाई सुरलोक किसका है, स्वर्ग का पर्यायवाची है, किसका, स्वर्ग का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग में नैतिकता से संबंध मूल शब्द व प्रत्यय है। नैतिकता, तो मूल शब्द बनाओ और इसमें जो प्रत्यय है पीछे जो लगा है उसको हटाओ। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है नैतिकता, तो इसमें नीति प्लस इक प्लस ता, नैतिकता। तो नैतिक, नीति प्लस एक नैतिक हो गया नीतिक। ठीक है, नीतिकता, नीतिकता, नैतिकता। तो यहाँ पर आपने देखा 2 प्रत्यय जुड़े हैं, नीति शब्द है इसमें 2, एक जुड़ा है और ता भी जुड़ा है, तो 2 प्रत्यय जुड़े हुए हैं। और इस प्रत्यय से जुड़ने से क्या है, जो स्वर है ई का आय परिवर्तन हो जाने से नैतिक बन गया। नीति प्लस इक नैतिक, नैतिक और ता नैतिकता। तो सिंपल सी बात है, पहला जो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। फिर अगला पूछ रहे सांसारिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो इसको जब अलग अलग करोगे भाई क्या होगा, संसार प्लस एक संसारिक। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपने हिंदी का देखा पूरा का पूरा 25 प्रश्न कंप्लीट व्याख्या के साथ। चलो अब बात आती है मैथ की। ठीक है, तो मैथ के जानते हैं 25 प्रश्न पूछे जाने हैं और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो मैथ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ तो आती नहीं मुझको, बिल्कुल मैथ का कुछ नहीं आता है, एम भी। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि मैथ तो 100 में 100 जो है 75 क्वेश्चन हम करा ही दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और 25 प्रश्न मैथ के प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, बाकी जितने GK GS और हिंदी के होंगे उसको मैं कराता चलूँगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका वो GK से संबंधित है। 51 नंबर कि पृथ्वी पर ज्वारभाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। सिंपल सी बात है, चंद्रमा का जो है प्रभाव सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर जो ज्वारभाटा की उत्पत्ति है वह जो है चंद्रमा सूर्य से आकार में देखेंगे तो छोटा होने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक नज़दीक होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल जो है पृथ्वी पर डालता है। ठीक है भाई, सूर्य क्या है पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से क्या है, इनकी दोनों के बीच में दूरियां कम है। इसलिए जो चंद्रमा है वो जो है आकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक डालता है सूर्य से। तो उत्पत्ति का जो प्रभाव है सर्वाधिक वो किसका होता है, चंद्रमा का होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्रमशः क्या कहलाती है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन 1। तो चंद्रमा तो पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी है लगभग आप देखेंगे तो 3,63,300 है। ठीक है, वहीं पर जो अधिकतम दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जिसको को अबभू कहते हैं, यह दूरी आप देखेंगे तो 4,05,500 किलोमीटर की लगभग है। और पृथ्वी और चंद्रमा की यदि औसत दूरी पूछी जाती है तो दोनों का एवरेज आप कर देंगे, लगभग आएगा 3,84,000 किलोमीटर। और यहीं यदि चंद्रमा ना होकर पृथ्वी और सूर्य से पूछा जाता तो जब भी जो है पृथ्वी जब सूर्य से क्या है अधिक दूरी पर, जब सूर्य से अधिक दूरी पर हो तो उसको कहा जाता है अपसौर। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य की क्या है पास हो तो आप क्या कहोगे, उपसौर। ठीक है,
तो मान लो उल्टा पूछा जाए, यहाँ पर पृथ्वी चंद्रमा पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर, यहाँ पर पर्यावरण संबंधी दिवस दे रखे हैं और दिनांक दे रखे हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो A का 4 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछे गए प्रश्न है। आप जानते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रदूषण निवारण दिवस साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वी दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था। तो 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। कब? 22 अप्रैल 1970 को। बात आती है ओजोन परत संरक्षण की। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वह इसी से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सम्मेलन है उसका जो आयोजन वर्ष रहा वह 1987 में किया गया था। और ये ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और तभी से जो है 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाने की जो है वो घोषणा की गई है। अगला है आपका विश्व वानिकी दिवस, जो कि हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रदूषण निवारण दिवस की यदि बात किया जाए तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है, तो याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित, याद रखना ओजोन परत से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है, यह भी सही है। अगला है कि नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है, जो कि बिल्कुल गलत है। भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा यहाँ पर असत्य है आपका, यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो नेपाल की सीमा है वो भारत की 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य से कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, इसके बाद बिहार है, इसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है, इसके बाद सिक्किम है, ठीक है। तो यहाँ जो असम दिया है यह बिल्कुल गलत है, असम नहीं होना था, इसलिए गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य का अवरोही क्रम आपको बताना है, घटते हुए क्रम में। सही जवाब है ऑप्शन 4, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। यदि पूरे भारत की आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, जनसंख्या घनत्व, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, यह पैमाना होता है जनसंख्या घनत्व का। अब 382 है पूरे भारत का एवरेज देखिए। उत्तर प्रदेश का आप जानते हैं 829 है। कितना? 829 है उत्तर प्रदेश का, जो कि इनकी बुक के एक्सप्लेनेशन में 828 दिया कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। वहीं पर बिहार का आप देखेंगे तो बिहार का 1106 है, सबसे ज़्यादा है बिहार का, याद रखना। पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो 1029 है। केरल की बात करोगे तो 862 है। तो इस तरह जो सही आपका है ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ऑप्शन यहाँ पर 4 सही जवाब होगा। तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो मेहरगढ़ जो है ये बेलन नदी के किनारे है। कौन सी नदी? बेलन नदी। बेलन नदी के किनारे स्थित है मेहरगढ़।
जहाँ से गेहूँ कपास की खेती की जाती थी, और सर्वप्रथम रागी की जो खेती है यहीं पर की गई थी, रागी। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर पहला यानी चौथा जो है वो सही जवाब होगा, आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, ताम्र पाषाणिक, ठीक है, जो कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि रही है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर। सही जवाब है ऑप्शन 1 सामवेद पर। सामवेद में कुल जो ऋचाएँ हैं वह 1549 ऋचाएँ हैं, और इनमें से मात्र जो है 78 ही जो है वो नई हैं। बाकी सभी की सभी जो ऋचाएँ हैं वह ऋग्वेद से ली गई हैं। कहाँ से? ऋग्वेद से। भगवान कृष्ण ने वेदों में स्वयं को सामवेद कहा है। साम का अर्थ होता है गान, साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। और इसके मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है अक्षर, उसको कहा जाता है उद्दाता, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट तथ्य ये है याद रखना कि सामवेद जो है वो भारतीय संगीत पर जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है। मिलाने को भी आता है सामवेद, तो सामवेद जब भी मिलाने को आएगा आपको जो लगाना होगा गीत संगीत से। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन आगम, तो जैन आगम जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यद्यपि कुछ जो जैन साहित्य हैं वो संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन जैन साहित्य जिसे आगम भी कहा जाता है, इसमें 12 जो है वो अंग हैं, 12 अंग, 12 उपांग, ठीक है। तो 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 जो है वो प्रकीर्ण हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 जो है वो छंद सूत्र हैं, नंदी सूत्र, अनुपयोग और मूल जो है वो सूत्रों की गणना होती है। तो याद रखना जैनागम में 12 अंग, 12 उपांग और 10 जो है वो प्रकीर्ण और 6 संध सूत्र। अगला है भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? सही जवाब है 6 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष, जो दोनों में पहले हो वह जो है कार्यकाल हो जाता है। मान लीजिए वो जो है उनकी जो उम्र है, जो अपॉइंट हुए हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी उम्र मान लीजिए 63 साल है। अब जैसे ही 65 साल कंप्लीट कर लेंगे वो रिटायर हो जाएंगे, तो इनका कार्यकाल 2 ही वर्ष का होगा। लेकिन मान लीजिए यदि वो 58 साल की उम्र में बन जाते हैं तो 58 और 6 कितना होगा? 64, यानी 64 वर्ष की आयु तक वो जो अपना इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो आर्टिकल है 148 है। भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो आर्टिकल है 148 है, याद रखना 148, 148। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। 148 में बात की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। योग्यताएं इनकी जो होनी चाहिए, पहला नंबर तो भारत की नागरिक होने चाहिए, दूसरा है कि वित्त मामलों की उनको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, और तीसरी बात है योग्यता कि 10 वर्ष तक कम से कम लोक सेवक के रूप में काम कर चुके हों। वहीं पर यदि यह बात आती है कि इनका नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है कि इसको त्यागपत्र अपना दे सकते हैं, तो अपना जो त्यागपत्र है वो भारत के राष्ट्रपति को क्या है? संबोधित करेंगे। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और शपथ भी दिलाते हैं।
तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान कौन से वाद में किया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस ला रहा उसमें कहा गया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में गोलखनाथ वाद मामले में दिए गए जो निर्णय दिया गया था कि हाँ संविधान संशोधन कर सकते हैं आधारभूत संरचना में भी, लेकिन जो गोलखनाथ वाद रहा उसमें निर्णय देने के बाद फिर केस को पलट दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत, और उसमें जो है 13 सबसे ज़्यादा रहे 13 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ रही संविधान की, उसमें यह जो है निर्णय लिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, काफ़ी न्यूज चलता रहता है अपना पॉलिटिकल वे में कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, भारत एक क्रिश्चियन राष्ट्र बन जाएगा, है ना, ईसाई राष्ट्र बन जाएगी। ये सब बातें जो होती रहती हैं, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट बैठा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब कहानियाँ चलती रहती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो लोगों के मूलभूत अधिकार है, उनको छीना नहीं जा सकता है संविधान संशोधन करने के बाद। कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, वो आप DPSP से रिलेट करके पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी संशोधन करो आप, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना है, वरना अब जब पढ़ते हो आर्टिकल नंबर 13 नल एंड वाइंड कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वह किसके पास होती है? सही जवाब होगा पार्लियामेंट के पास, संसद के पास है पावर। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। तो आर्टिकल नंबर 124 के अनुसार संसद को उच्च न्यायालय, उच्चतम जो न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। ऐसे विधान के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान की कंडीशन यदि आप देखेंगे तो 34 न्यायाधीश हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है 34 हैं। इसमें इंक्लूडिंग है CJI भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि पूछा जाता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अधिकतम न्यायाधीश हैं, याद रखना है वर्तमान में 33 हैं। CJI को मिलाकर पूछा जाता है तो 34 बताना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? जैसा कि आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पर सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जब संविधान बना था आपका, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय आप जानते हैं कि जो मूल कर्तव्य है, जो कि आर्टिकल नंबर 51A में दिया हुआ है प्रोविजन, तो उस समय मूल जो संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। इसमें कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखना पूछा जाता है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। और भाग अगर पूछा जाता है तो भाग आपसे, यानी कि जो संविधान में 22 भाग दिए गए हैं, काउंट करेंगे तो 25 भाग आते हैं। काउंट का मतलब है कि जैसे कि 4 भी है पार्ट, 4 के बाद 4A भी आ जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो 4A में जो है कौन सा है? तो मूल कर्तव्य है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। साथ ही साथ
किसकी रिकमेंडेशन रही? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति रिकमेंडेशन की। ठीक है, और इसके साथ ही स्रोत भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो स्रोत भी याद रखना कि संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो कहाँ से लिया गया है, किस संविधान की प्रोविजन से। तो आपको याद रखना है दैट इज रसिया, रूस है। ठीक है, मनुष्य में मुख्यतया बच्चों में जो गलसुआ नामक रोग है वह किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? ऑप्शन यहां पर दूसरा सही जवाब है पैरोटिड। पैरोटिड जो ग्रंथियां जो है फूल जाती हैं, और ये जो पैरोटिड है गलसुआ नामक रोग, और याद रखना है कि वायरस के कारण होता है ये। ठीक है, वायरस की संक्रमण से। चलो अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पहला दिया है कि यह फलों को गिरने से बचाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से बताना भाई क्या है ये, किसकी कारण की फलों को गिरने से बचाता है। दूसरा है ये खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता ही हो जाती है, और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। तो ये जो बातें जो की जा रही हैं ये किस पादप हार्मोन्स द्वारा संपादित किए जाते हैं? यहाँ पर चारों में से आपको बताना है कौन सा है वो। तो इसका नाम है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स नामक हार्मोन्स है। ऑक्सिन्स नामक जो हार्मोन्स है ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। ये और इसकी जो खोज है वो 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डार्विन। ठीक है, याद रखना। तो ऑक्सिन नामक हार्मोन्स की खोज जो है डार्विन ने वर्ष 1880 ईस्वी में की थी। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं आपको जवाब देना है। भूअस्तारिका दे रखा है जो कि जलकुंभी है, बिल्कुल सही है। सल्ककंद की बात की जाए तो लहसुन है, यह भी सही है। ऊपरी भूस्तारी जो कि जिमीकंद की बात की जा रही है, इसका जो संबंध होता है वो होता है दूब घास का। ठीक है, दूब घास। जबकि जो जिमीकंद है ये घन कंद है। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे तो पहला और दूसरा ही सही है, तो केवल और केवल जो है 1 यहां पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न भाई सूची दे रखा है, सूची को मिलान करना है और यहां पर सही कूट का जवाब देना है। सरीसृप, तो सरीसृप की श्रेणी में कौन से आते हैं आप देखेंगे तो क्रेत होंगे। एम्फीबियन यानी पेंगुइन आ जाते हैं। एबीज में देखेंगे, एबीज होता है पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन तो एबीज होगा। जो एम्फीबियन दिया है ये आपका होता है सैलामेंडर। ठीक है, जबकि कार्टिलीगिनस की श्रेणी में देखेंगे तो कार्टिलेज की श्रेणी में जो आते हैं वो व्हेल शार्क आ जाते हैं। तो ये आप मिलाएंगे तो इसका आंसर जो बनेगा एका3 केवल एक में ही है, 4 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। भाई सरीसृप में केर्त भी आते हैं, टर्टल वगैरह हो जाते हैं, टर्टल भी आते हैं। ठीक है, टर्टल हो जाते हैं, घड़ियाल हैं, कोबरा हैं, वाइपर, ये सभी क्या है सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। वहीं पर एम्फीबियन में देखेंगे तो सैलामेंडर तो है ही है, इसके बाद मेंढक हो गया, टोड हो गया, पादप रहित उभयचर, ये सब क्या है आपकी एम्फीबिया में आते हैं। एबीज की श्रेणी में देखेंगे तो पेंगुइन है, कपोत है, तोता है, आर्टिच है, मोर है, गिद्ध है।
वहीं पर कार्टिलेगिना श्रेणी में देखेंगे तो व्हेल शार्क के अलावा देखेंगे व्हेल है शार्क, ठीक है। तो व्हेल हो गए शार्क, मछली, कुत्ता, आरा मछली, ये सभी क्या है, कार्टिलेगिन श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वह केवल आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशन को क्या है, चला सके। जैसे कि आपका MS एक्सेल हो जाता है, MS एक्सेल है, ठीक है, पावर पॉइंट है ना, ये सभी क्या है, चला रहे उस व्यक्ति को क्या कहोगे आप, हाँ कंप्यूटर साक्षर है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ और कब स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता में जो है वो स्थापित किया गया था वर्ष 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में। और भारत का जो पहला कृत्रिम बुद्धि आधारित कंप्यूटर है वो IIT जोधपुर में स्थापित किया गया, जबकि भारत का जो पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो नई दिल्ली में, कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता में जो है ये स्थापना 1955 में की गई। कृत्रिम बुद्धि आधारित जो सबसे पहला स्थापित रहा कंप्यूटर वो IIT जोधपुर में किया गया। और भारत का पहला कंप्यूटरीकृत जो डाकघर है वह जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। निम्नलिखित में से चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग होता था? ऑप्शन यहाँ पर आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। चतुर्थ पीढ़ी का जो टाइम पीरियड रहा है वह 1975 से 1989, ठीक है, चतुर्थ जो पीढ़ी रहा। इसमें जो डिवाइस यूज की गई है वो VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन याद रखना। और 1989 के बाद आप जानते हैं जो आजकल चल ही रहे हैं वो अल्ट्रा लार्ज में चल रहे हैं। अल्ट्रा लार्ज का मतलब VLSI कर दोगे आप, है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी, ठीक है। तो इनको आप अपडेट होते रहना है आपको करंट अफेयर से। इसके साथ ही थोड़ा यहाँ पर आपको देना जो इनकी नियुक्ति वगैरह है वो कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति है वो सीधे की सीधे जो है वो कैबिनेट की सलाह पर होती है, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट जो है वो द्वारा इनकी जो है वो नियुक्ति मंजूरी दे दी जाती है। कैबिनेट आप जानते हैं कैबिनेट के चीफ जो होते हैं अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ये कैबिनेट निर्णय करता है और उसके बाद नियुक्ति होती है। वहीं पर अगर बात की जाए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, दैट इज CBCIC, ठीक है, CBIC। तो जो CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एक CBDT होता है जो कि डायरेक्ट टैक्स का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखेंगे तो CBIC है। तो ये भारत में GST, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, है ना, ये सब हो गया, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स वगैरह, और नारकोटिक्स, इन सभी को प्रशासित करने वाली जो नोडल एजेंसी है राष्ट्र लेवल पर वो CBIC ही है। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की जो स्थापना है कब हुई थी? याद रखना है वर्ष 1855 ईस्वी में। दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इसमें कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? सही जवाब है 12।
तो मेजर जो ध्यानचंद पुरस्कार है देखेंगे तो विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। एथलेटिक्स की अगर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। किसको? नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में। ठीक है, ये सब करंट अफेयर्स ही आप पढ़ेंगे। कुश्ती में रवि कुमार दहिया हैं। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में, PR राजेश हॉकी में दिया है। अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग है। पैरा एथलेटिक्स में देखेंगे तो सुमित अंतल है। प्रमोद भगत जो है पैरा बैडमिंटन है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन है। ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। मिताली राज को क्रिकेट में दिया गया है। ठीक है, वहीं पर अगर फुटबॉल में देखेंगे तो सुनील छेत्री हैं। और मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी में दिया गया है, मनप्रीत सिंह को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाई, PM स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं? सही जवाब है 10,000 रुपये। याद रखना है, PM स्वनिधि योजना की शुरुआत जो है वह जून 2020 की गई थी। कब? जून 2020 में। इसके तहत जो छोटे दुकानदार हैं, वेंडर सेलर हैं, इनको जो है स्ट्रीट वेंडर बेसिकली है ये। ठीक है, तो उनके लिए है 10,000 रुपये तक का लोन है, ले सकते हैं। ठीक है, तो चाहे एग्जाम में आपसे PM स्वनिधि पूछा जाए या स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, ठेला वाले, इन सभी के लिए क्या है? 10,000 रुपये का है। और इस योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। मंत्रालय अगर पूछा जाता है तो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये सहयोग प्रदान किया जाएगा 10,000 रुपये का। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 के अनुसार किस वर्ग को इस वर्ष ITR इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है वो भरने की अपेक्षा से मुक्त कर दिया गया है। तो बजट में भी आप पढ़े होंगे। वैसे बजट जो है नया जो आएगा आपको उसी को पढ़ कर के जाना है। एग्ज़ाम तभी होगा, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो 75 वर्ष से अधिक की आयु वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, 75 वर्ष हुआ उससे अधिक की वरिष्ठ नागरिकों को छूट की बात की गई है। और यहाँ पर उनको जो ITR भरने की बात की जा रही है वो जो पेंशन भोगी हैं, है ना, जो बुजुर्ग हैं 75 वर्ष या उससे अधिक, तो उनको जो आमदनी होती है किस पर? ब्याज की बजाय। ठीक है, ब्याज की जो आमदनी होती है, जो जमा वगैरह किए रहते हैं पैसा, उस पर आता है, ब्याज मिलता है। तो पेंशन भोगियों जिनके पास पेंशन आमदनी के सिवाय सिर्फ ब्याज की आमदनी है, उन्हें आयकर भरने की अपेक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा, बशर्ते देय कर की जो पूर्ण राशि की भुगतानकर्ता बैंक द्वारा कटौती कर ली जाएगी। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, तो बूढ़ बुजुर्ग हैं भाई, उनको 75 वर्ष से अधिक आयु है, बैंक में जो पैसा उनका इनकम हो रहा है ब्याज पर, वो टैक्सेबल है, तो उनका इनकम टैक्स भरना है। जब टैक्सेबल है तो काट लो, बैंक वाले काट लेते वहीं से अपना, वही अपना वो उनका ड्यूटी भर देंगे, रिटर्न वगैरह। ठीक है, वही यहाँ पर बात की गई। बस मोटी मोटा समझो, आपके 75 वर्ष या उससे अधिक की उनको जो है इनकम टैक्स रिटर्न से छूट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ 75, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन दैट इज अमृत 2 योजना के लिए नोडल मंत्रालय का नाम बताइए। तो नोडल जो मंत्रालय होगा वह होगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन 3। साथ ही साथ याद रखना है, जो अमृत है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1 अक्टूबर 2021 को। साथ ही साथ याद रखना है कि अमृत 2 जो मिशन है, इसका लक्ष्य है कि अगले चरण में, यानी मिशन 2 का देश का लक्ष्य है कि सीवेज और सेप्टिक प्रबंधन में सुधार करना है। हमारे शहरों को जल सुरक्षित बनाना, शहर सुरक्षित यानी जल सुरक्षित शहर बनाना है। यह सुनिश्चित करना है कि कहीं भी कोई सीवेज का जो गंदा नाला है वो हमारी नदियों में आकर ना गिरे। तो अमृत उसी से संबंधित है,
याद रखना शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु कितने रुपए प्रस्तावित हैं। बजट के एग्जाम पहले अगर आता है भाई, सिंपल सी बात, आएगा ही बजट पहले, तो आपको उसी को अपडेट होके जाना है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ भरोसा नहीं एग्जामिनर का, पुराना भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत जो बजट में आवंटित राशि है 2021-22 में, वह कितनी है? 100 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? सही जवाब है आपका 2500 रुपये है। और इन 2500 रुपये में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो राशि दी जा रही है 2500 रुपया, इसमें जो है जो केंद्र का हिस्सा होता है, केंद्र सरकार इसमें 1500 रुपया देती है और 1000 रुपये वह राज्य सरकार अदा करती है। अगला प्रश्न है बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपकी पूछे जा चुके हैं लेखपाल में। तो याद रखना, यहाँ पर आपका सही जवाब है सभी जाति वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही जवाब होगा। साथ ही साथ याद रखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, पहले इस योजना का जो नाम हुआ करता था वो अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना था, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। फिर इसका नाम नवंबर 2019 में परिवर्तित करने के बाद हो गया बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके जन्म दिवस पर प्रकाश है तो विकास है योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। किसके जन्म दिवस पर? अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म दिवस जो है वो 25 दिसंबर होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहां पर आपका सही जवाब होगा वह है सोनभद्र। आप जो ग्राम समाज वाला 2022 एडिशन कराया जा रहा है, ग्राम समाज और विकास घटना चक्र 2022, वहां पर जो चैप्टर नंबर 10 को कवर कराया गया है जनसंख्या वाला, उसको आप कवर करेंगे अच्छे से, उत्तर प्रदेश जनगणना आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है सोनभद्र। वहीं पर यहीं पर अगर ये पूछा जाता कि सबसे कम, तो आप बागपत लगाते। ठीक है, सबसे कम पूछा जाता तो आप बागपत लगाते। और साथ ही साथ आपको याद रखना होता है कि इम्पॉर्टेंट तथ्य कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से ज़िले हैं और कितने ज़िले हैं जिसमें कि एसटी जो है बिल्कुल पाई ही नहीं जाती, एसटी नाम मात्र है ही नहीं, एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, एक आ जाता है फैजाबाद जिसका नाम अब हो गया है अयोध्या, और दूसरा जो जिला है वो है आपका जालौन पड़ जाता है। तो उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे ज़िले हैं जिनमें जो पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजाति की वो है ही नहीं। तो याद रखना, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात, ऑप्शन यहाँ पर 1 सही है, जौनपुर है। वहीं पर यदि पूछा जाता सबसे कम लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ का है, तो वह गौतम बुद्ध नगर का हो जाता, जहाँ पर 851 है। सबसे अधिकतम जौनपुर है जहाँ पर 124 है। जौनपुर के बाद आजमगढ़ आता है, इसके बाद देखेंगे देवरिया। तो याद रखना, आप चैप्टर नंबर 10 को अच्छे से कवर कीजिए, ग्राम समाज वाला प्लेलिस्ट देखिए, उसमें चैप्टर 10 है। ठीक है, तो वहाँ पर सेंसर से संबंधित यूपी का आराम से डाटा आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मेला दे रखे हैं और वो मेले कहाँ पर लगते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मिलान करना है। कैलाश मेला देखोगे तो कैलाश मेला जो है ये आगरा से संबंधित है। सोरो मेला जो कि एटा हो जाएगा,
नौचंदी मेला काफ़ी फेमस है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है तो मेरठ है। वहीं पर कालिंजर मेला की बात करोगे तो बांदा जाओगे। तो यहाँ पर इसी तरह आपका सही जवाब हो जाएगा, ए का 4 होगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, यहाँ पर आपका सही जवाब है, यह जो स्थित है वो लखनऊ में है। घटना चक्र जो ग्राम समाज वाला है वहाँ पर आप देखेंगे, मालूम चल जाएगा आपको, अच्छे से बताया गया है कि राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ में स्थित है और यह संस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है खोजी गई कृषि की नवीनतम तकनीकों से कृषि विकास पर आधारित है। तो याद रखना है, ये सब आप ग्राम समाज अच्छे से पढ़िए, जो घटना चक्र सब फैक्ट मिल जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 84 नंबर है कि उत्तर प्रदेश राज्य, माफ कीजिएगा, हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों वर्ष 1976 ईस्वी में। एक है अधिनियम भारतीय बीज अधिनियम 1966, उसका जो सेक्शन है 8, धारा 8 के अधीन जो है अक्टूबर 1976 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई थी और इस संस्था ने प्रदेश में बीजों के प्रमाणीकरण का जो कार्य है वर्ष 1976 के बाद 1977 से स्टार्ट करता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है आपका ऑप्शन 3, वर्ष 1989 ईस्वी में की गई थी और यह एक स्वायत्त राज्य संगठन है जो कि सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होता है। सोसाइटी आप जानते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 1860 का, इसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है और इसी के तहत इसकी स्थापना है वर्ष 1989 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका अधिनियम दे रखे हैं और किस वर्ष से संबंधित यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला दिया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि वर्ष 1972 का है, वन संरक्षण अधिनियम है जो कि वर्ष 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, जैव विविधता अधिनियम है 2002 का। तो इसी तरह ये सभी के सभी सही बिल्कुल सुमेलित हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अभिलेखों की अधिकार यानी जमाबंदी तैयार जो किए जाते हैं कितने प्रतियों में तैयार किए जाते हैं? तो जमाबंदी को जो है 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इसका आशय होता है अभिलेखों की अधिकार से, यह भूमि अभिलेख को इंगित करता है जो कि 2 अभिलेख होते हैं और इनका जो रखरखाव है वह तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया है कि चकबंदी लेखपाल जिला अधिकारी की अधीन होते हैं। दूसरा है राजस्व लेखपाल चकबंदी आयुक्त की अधीन होते हैं। यहाँ पर जो दिया है कौन से कथन सही है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। चकबंदी जो लेखपाल होते हैं वो जिला अधिकारी की अधीन न होकर के चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। किसके? चकबंदी आयुक्त की अधीन। जबकि जो राजस्व लेखपाल होते हैं वो चकबंदी आयुक्त के अधीन नहीं, क्योंकि चकबंदी आयुक्त के अधीन तो चकबंदी लेखपाल होते हैं, लेकिन राजस्व लेखपाल जो अधीन होते हैं वह जिला अधिकारी की अधीन होते हैं, डीएम के। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम जो विधि है वह कौन सी होगी? सर्वोत्तम विधि होती है जरीब द्वारा मापन।
कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मापन के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता है। किसका? जंजीर का प्रयोग किया जाता है। और इसी जंजीर को क्या है? जरीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरीब। और एक जरीब बराबर जो है 55 गज या 20 नाट, 55 गज या 20 नाट के बराबर होता है। और एक जरीब के वर्ग को, ठीक है, एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि राजस्व परिषद की निर्णय उच्च न्यायालय की निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि जो राजस्व परिषद है वो राजस्व न्यायालयों का क्या होता है? शीर्ष न्यायालय होता है। और इसीलिए क्या है, इसका जो निर्णय होता है सभी के लिए क्या है? राजस्व न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। राजस्व परिषद को जो निर्णय हो गया मानना ही है राजस्व न्यायालयों को, तो बाध्यकारी हो जाता है। और राजस्व परिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। इसलिए यहाँ पर जो पहला कथन दे रखा है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि राजस्व परिषद की सदस्यों की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार करती है। तो राजस्व परिषद की नियुक्ति जो है, सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अभी देखा आपने, पढ़ा, क्या? राज्य सरकार करती है। इसलिए आपका यह गलत हो गया। तो केवल और केवल यहाँ पर 1 सही जवाब होगा। ये जो है सही जवाब होगा कि राजस्व परिषद क्या भाई, जो सभी राजस्व न्यायालय हैं उनका जो है मुख्य न्यायालय होता है, शीर्ष न्यायालय होता है। जो उसने राजस्व परिषद ने बोल दिया, जो भी निर्णय सुना दिया, वो सभी राजस्व न्यायालय बाध्यकारी होते हैं। और राजस्व न्यायालय जो परिषद है, सदस्य हैं राजस्व परिषद, उसकी जो नियुक्ति है वह स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती है। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की कितनी पद्धतियां प्रचलित थीं? तो केवल और केवल जो है प्रचलित जो पद्धतियां रही वह 1 ही रही, 2 रही या 3 रही हैं? तो यहाँ पर जो है मेरी 3 रही है। ठीक है, चलो भाई 3 रही हैं, इन्होंने तो 1 बताया है। 3 पद्धतियां रही हैं भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम की। ठीक है, पहले कौन कौन सी रही हैं? तो सिंपल सी बात है, जमींदारी प्रथा रही है। दूसरी जो आपकी रही वो महालवाड़ी रही है। ठीक है, महालवाड़ी प्रथा आ जाती है। और तीसरी आपकी जो रही वो रैयतवाड़ी की थी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 3 प्रथाएं रही हैं। जमींदारी प्रथा की अगर बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था 1793 में। और इस प्रथा के अंतर्गत जो जमींदार कृषकों को कृषि करने के लिए लगान पर जमीन देना होता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 3 व्यवस्थाएं रही हैं भू धारण की पद्धतियों से पहले, जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। ऑप्शन तीसरा सही जवाब होगा, ना कि 1। ठीक है, क्योंकि जो आंसर की PDF शेयर की गई वहाँ पर आंसर 1 दिया होगा इनकी बुक में। ठीक है, सही कर लीजिएगा उसको। आगे चलो भाई, कौन सा है? 92 नंबर। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत होता है, किस नाम से उनको जाना जाता है? उनको कहा जाता है लघु कृषक। क्या कहा जाता है? लघु कृषक। तो भाई 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक लघु कृषक आते हैं। उसके बाद जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाने वाला होता है सीमांत कृषकों का पूछा जाता है, जो कि इनकी जो भूमि है वो 1 हेक्टेयर से क्या है? कम है। ठीक है, लेस देन 1 हेक्टेयर, तब उनको आप सीमांत कृषक कहोगे। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और यदि पूछा जाता है कि जो सबसे पूरे देश में कृषि जोत जो 1 से कम है कौन शामिल है, तो कृषक सीमांत कृषक होते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखना भाई जी। 1 से कम है तो सीमांत, और 1 से 2 लेकर है तो लघु कृषक। चलो आगे बढ़ते हैं।
और ग्राम समाज वाले को अच्छे से कवर कीजिए, सारी लघु कृषक, मध्यम कृषक, बड़ा कृषक, छोटा किसान सब आपको मिल जाएगा कि ठीक है। ग्राम समाज घटना चक्र अच्छे से कवर करो। अगला प्रश्न आपका 93 नंबर यहाँ पर सही सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वह साहीवाल गाय होती है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय है वह गिर गाय है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की अगर बात करोगे विश्व में, तो वो है होल्स्टीन फ्रीजियन है, जबकि दूध की रानी कही जाने वाली जो है या सानेन बकरी है। इस तरह आप मिलाओगे तो ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद बी का आप देखोगे भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गिर गाय है, यानी तीसरा हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दैट इज नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यानी इसकी स्थापना की बात की जा रही है। स्थापना इसकी वर्ष 1982 में की गई थी, 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो मुंबई बताना होगा। क्या? मुंबई। और साथ ही साथ यह विकास बैंक प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त यानी फाइनेंस असिस्ट करता है, और ये शीर्ष बैंकिंग संस्था है कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली। साथ ही साथ नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो हिंदी में लिखा ही है, इंग्लिश में पढ़ोगे इसको बनाओगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। उत्तर प्रदेश की आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और वर्ष कौन सा रहा है? तो वर्ष रहा है 1504 ईस्वी। और लोदी वंश जो है ये शासक रहे हैं, सिकंदर लोदी है ना, लोदी ही लग गया तो लोदी वंश हो ही जाएगा। और जौनपुर की जो स्थापना है वो देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। जौनपुर की फिरोज शाह तुगलक दिए हैं तो है ना। इसके बाद लोदी वंश की संस्थापक कौन रहे हैं? तो बहलोल लोदी ही रहे हैं। ठीक है, तब इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह कानपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वह वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। कब? 1975 ईस्वी में। इसका जो कार्य क्षेत्र है वह बुंदेलखंड, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क तथा मैदानी क्षेत्र के 30 जनपदों तक है। नेक्स्ट है 1 बीघा बराबर कितना वर्ग गज होता है? 1 बीघा बराबर, तो 1 बीघा बराबर जो होता है, 1 बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज। 3025 वर्ग गज। और 3025 वर्ग गज बराबर या 1 बीघा बराबर यदि आप बिस्वा में बोलोगे तो 20 बिस्वा होता है। कितना? 20 बिस्वा। वहीं पर 4840 वर्ग गज बराबर अगर देखोगे तो 1 एकड़ के होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास से निमित्त एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए बनाया गया है। यह बनाया गया है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। कब का? 1953 बनाया गया है। चकबंदी का जो उद्देश्य होता है वह खातेदारों के बिखरे जोतों को जो है एक जगह इकट्ठा करना होता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंध में बात करता है? यह बात करता है लेखपाल के संबंध में।
धारा 23 के अनुसार राज्य सरकार अभिलेखों को तैयार करने के लिए प्रत्येक हलके में एक लेखपाल की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? सही जवाब होगा 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। यह योजना जो है प्रधान। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो मॉडल टेस्ट पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। 100 प्रश्न एक्सेप्ट मैथ को छोड़ करके पूरा व्याख्या सहित। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही घंटा को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग 10 के 10 जो है प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। बाकी मैथ वाला जो है आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर सोल्यूशन सहित मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।